देखिए, जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, समर्थन भाजपा की थी, वहाँ पर करप्शन बहुत कस के बढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और आप सुने होंगे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी काफ़ी गड़बड़ियाँ हो रही थी। यही कारण है कि रेवेन्यू विभाग जो भाजपा के साथी के साथ था। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आज आपकी मुलाकात हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ सियासतदान, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, गरीबों, यतीमों, मुफलिसों, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के मसीहा जनाब जीतनराम मांझी साहब हमारे सामने में रूबरू है। आपका सरफराज चैनल में स्वागत और इस्तकबाल है। जीतनराम मांझी जी बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर है और जब तक चीफ मिनिस्टर रहे बिहार में सभी जात धर्म को लेकर के बड़े पैमाने पे काम किया। काम की वजह से लोग आज भी उनको मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और वो बंगाल के दौरे, कलकत्ता दौरे में एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए कलकत्ता शहर में तशरीफ लेकर आए। मगर हम एक चीज यहाँ से बात करते हैं, जिस तरीका से सर गुजरात में वो जो हैंगिंग ब्रिज जो है, केबल ब्रिज मोरबी में जो टूटने की वजह से जो हादसा हुआ, इस हादसा को किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, ये हादसा कहा जाए कि लोगों को नेग्लिजेंसी के चलते हुआ है, और नेग्लिजेंसी दोनों तरफ से है, व्यवस्थापक की ओर से भी और फिर जो आर्किटेक्ट जिसने बनाया है उसकी तरफ से भी। क्योंकि बहुत से ऐसे उसके इंस्ट्रूमेंट हैं या ऑर्गन्स थे, उसमें जंग लगा हुआ था और टूटा टाइप के था, और उसको ज़्यादा भार पड़ने पर टूटना स्वाभाविक था। वो एक बात। लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ व्यवस्था का ये कि जो टिकट है, टिकट काटना है 625 लोगों का टिकट होना चाहिए मैक्सिमम, और उस पर 1400 लोग सवार थे। तो स्वाभाविक है कि एक तो उधर कमजोरी और दूसरी तरफ इधर सिस्टम की मैनेजमेंट। तो सिस्टम एंड मैनेजमेंट दोनों का इसमें दोष है, जिसके चलते ये हादसा हुआ। अगर मैनेजमेंट वाले लोग जो बना हुआ है रूल्स कि 625 लोगों को ही टिकट देना चाहिए मैक्सिमम, वही अगर देते तो शायद यहाँ कैपेसिटी से ज्यादा जो है टिकट का कहीं ना कहीं मकसद पैसा कमाना भी रहा होगा। कहीं 6 महीने के बाद जो है ये ब्रिज खुला था। यही है पैसे कमाने का ही लोग के चलते सारी बातें। 600 आदमी की जगह पर 1400 को टिकट देने का क्या होता है? तो वैसे लोगों को तो इंक्वायरी तो कर ही रहे हैं लोग, और प्रधानमंत्री ने कहा इस बात को भी कि इसमें किसी प्रकार की कोई दबाव नहीं, जो इसके लिए कल्प्रिट है उनको पर कार्रवाई होगी। तो देखिए कार्रवाई। मगर बात ये भी आ रही है कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था वो विदाउट टेंडर के मतलब डायरेक्ट दे दिया गया, कोई नोटिस नहीं, कोई पब्लिक टेंडर नहीं आया। मतलब ये कहीं अब वो पुल और ब्रिज बनाने वाली भी कंपनी नहीं थी, वो दूसरे प्रोडक्ट वगैरह भी डील करती थी। ये भी तो हमारे ख्याल से कहीं वो सही तरीका से रिपेयरिंग वगैरह भी नहीं किया होगा। रिपेयरिंग नहीं हुआ है, ठीक ढंग से नहीं बना, बहुत ज़्यादा समय बीता नहीं। लेकिन वो जो लगाए गए थे कुछ उसका पार्ट, उसमें जंग लगा हुआ था। क्या कहते हैं, टीवी पर दिखाया गया टूटा हुआ था, उसका भी जंग लगा हुआ था। तो कहने का मतलब है बनावट में तो गड़बड़ी थी ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और ये जो बनाने वाले कंपनी ऑथराइज थे न थे, किस प्रकार के ठेका का डिस्पोजल हुआ, अब ये तो जांच का विषय है। लोग कहते हैं अलग बात है, लेकिन इसकी जानकारी हमको नहीं है। और जब जांच के परिधि में सब कुछ आ गई है बात, तो सारी बातें सामने आएगी। जीतनराम मांझी जी बिहार से आते हैं, और एक चीज मैं बताते चलूं, लास्ट 1 साल 1.5 साल 2 साल से कमल जो है लालू प्रसाद जी के एकदम हमेशा बातचीत होती थी, टेलीफोनिक गुफ्तगू होती थी। तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में, पूरे बिहार में खासकर ये चर्चा है कि 2 लोगों को नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद को मिलाने वाले जो मैन पिलर है, जो मैन अहम भूमिका जिन्होंने अदा किया है, जीतनराम मांझी जी है। तो क्या मैं डायरेक्ट सवाल का जवाब ले लेता हूँ, क्या जीतनराम मांझी जी अगर आपकी सक्सेस, सब लोग बोल रहे हैं कि मिलाने में आपका बहुत बड़ा रोल है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, समर्थन भाजपा की थी, वहाँ पर करप्शन बहुत कस के बढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था।
और आप सुने होंगे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी काफ़ी गड़बड़ियाँ हो रही थी। यही कारण है कि रेवेन्यू विभाग जो भाजपा के साथी के साथ था, उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला जो आया उसको मुख्यमंत्री ने मँगा लिया और सारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग को कैंसिल कर दिया। तो मतलब साफ था कि उसमें काफ़ी पैसा का लेन-देन हुआ था। तो इन स और दूसरे-दूसरे प्रकार के दबाव भी आ रहे थे नीतीश कुमार पर। तो जब कभी बातें होती थी तो हम लोग ऐसा कहते थे कि दबाव में नहीं रहना चाहिए और अगर कहीं कोई विकल्प हो तो विकल्प को खोजना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में फिर लालू यादव से बात हुई, तेजस्वी से भी बात हुई और ऐसा लगा कि ये पुराने सोशलिस्ट लोग जी। हैं, वो लोग एक साथ मिल कर के जाएँ तो बिहार में जो अव्यवस्था फैली हुई है, उसमें सुधार हो सकती है। इसी गुंजाइश से उन्होंने भाजपा को छोड़ा और इसमें आपकी बहुत अहम भूमिका है। नहीं, वैसी कोई बहन भूमिका हमारी जी। नहीं है, इसमें नहीं हम कर सकते हैं। लेकिन जब कभी बातें होती थी तो हम चाहे तो आप लोगों के माध्यम से जी। या मुख्यमंत्री से मिल कर के भी कुछ बातें ऐसा कहते थे, सजेशन देते थे। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि ये भूमिका हमारी, वो मुख्यमंत्री खुद इसके लिए किए हैं। उन्होंने सारी कवायद की और फिर उन्होंने अभी जो बाई इलेक्शन बिहार में जो होने वाले हैं 2 सीटों पे, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए 3 तारीख को होना है, 3 जी। तारीख कल है और हम समझते हैं कि दोनों सीट पर महागठबंधन के लोग जीत रहे हैं। पहले ऐसा हम लोगों को लगता था कि बहुत साधारणतः माने कोई दिक्कत नहीं होगी जीतने में, लेकिन इधर 2-3 दिन से स्थिति कुछ बदली थी। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि जीत का जो मार्जिन में भले कुछ कमी बेशी हो, लेकिन जीत में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं किया जा सकता है, चाहे मोकामा हो या गोपालगंज। एक अहम सवाल का जवाब ले लेता हूं। अन्ना हजारे की गोद से पैदा हुए अरविंद केजरीवाल तहरीक से, और वो जब आए थे तो बहुत सारी बातें करते थे, करप्शन मुक्त करेंगे, लोकपाल बिल लेके आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मगर अभी जैसे जैसे दिख रहा है वो कहीं ना कहीं जातिवाद की राजनीति, हिंदू मुसलमानों की राजनीति के ऊपर टिके हुए हैं। आप जान सकते हैं कि उन्होंने एक जुमला कहा है कि करेंसी में भगवान लक्ष्मी जी का और गणेश जी का तस्वीरें होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील किए, तो उससे क्या होगा कि कम से कम हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था ठीक होगा और जो परेशानी आ रही वो खत्म हो जाएगी। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि नोट में वाकई में लक्ष्मी जी और भगवान जो गणेश जी की तस्वीरें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर जनाब जीतन राम मांझी जी से। देखिए, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य है और संविधान है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से धार्मिक उन्माद की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन धर्म को राजधर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है, राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर राजनीति से जोड़ने की बात चलती है तो इसके लिए तो भाजपा को लोग कहते ही हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष नहीं, वो हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद की बात करके आगे बढ़ते हैं और देवी देवताओं या पूजा पाठ ये सब कर करके ले चलते हैं। तो लगता है केजरीवाल साहब जो काम करने के लिए आए थे, एक बार सफलता उनको मिली, पंजाब में भी सफलता मिली। तो हम कल ही देख रहे थे कि जब दिल्ली का आज जो प्रदूषण है काफ़ी डेंजरस हो गया है। तो पहले जब प्रदूषण डेंजरस होता था तो पराली जलाने का मामला हो चाहे अन्य मामला में वो सीधे पंजाब के लोगों को रिस्पॉन्सिबल मानते थे और आज वहाँ पर उनकी सरकार है तब फिर कुछ वो नहीं बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब कि आदमी को बोलना और काम करना दोनों में फ़र्क है। तो वो अब देख रहे हैं कि उनकी पोल अब खुल रही है। तो एक ही रास्ता है जो कमज़ोर पॉइंट है कि अब हिंदुत्व की बात को लेकर के धार्मिक उन्माद फैला करके एक आध टर्म हम और ले लें, यही वो करना चाहते हैं और ऐसा करना हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए
बहुत खराब स्थिति मानी जा सकती है। यहाँ हर धर्म के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर संस्कृति के लोग हैं, हर भाषा के लोग हैं, अनेक भाषा का पहनावा का है। यहाँ पर एक ढंग की बात जिसको भी कर सकते हैं कि कॉमन सिविल कोड की भी बात कभी कभी कही जाती है, हिंदुस्तान में यहीं नहीं पर चल इम्पोर्टेंट सकता है। ये इम्पोर्टेंस वाले यूनिक सिविल कोड जो है जो यक्सा सिविल कोड है, अभी भाजपा ने बोला है कि हम गुजरात में इसको लागू करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक निशानदेही भी करना चाहता हूँ, इससे और भी जगह स्टेट में बीजेपी की सरकार, तो वहां पर यूनिक सिविल कोड की बात नहीं करते, यक्सा सिविल कोड की बात नहीं करते, मगर जब जब जहां जहां इलेक्शन होता है यूनिक सिविल कोड की बात को लेकर आगे बोले गुजरात में हम लोग लागू करेंगे। तो ऐसा नहीं लगता ये कहीं कहीं ना कहीं इलेक्शन का मुद्दा है, वोट हासिल करने का मुद्दा। डायरेक्ट ये सवाल का जवाब लेते हैं बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर जनाब जीतन राम मांझी जी से। नहीं, देखिए, अभी बदकिस्मती है इंडियन पॉलिटिक्स का कि हम विकास पर और क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, हाँ, महंगाई पर, कंट्रोल पावर, बेरोजगारी पर कंट्रोल करने की बात होनी चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इस ओर प्रयास न करके धर्म की ओर और जाति की ओर लोग ले जाते हैं, तो ये उचित नहीं है, ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का। और इससे आगे का जो भविष्य है हिंदुस्तान का, हम समझते हैं कि बहुत निराशाजनक बात होगी। इसलिए यहाँ के आम लोगों को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जात पात और धार्मिक उन्माद में न जा करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है, उस चीज़ को अपना करके आगे बढ़ना चाहिए। तो हिंदुस्तान की जो यूनिटी है बनी रहेगी। नहीं तो हजारों राज्य में, हजारों संघ में बटे हुए थे हिंदुस्तान, उसको बड़ी मुसीबत के बाद लोगों ने मिलाने का काम किया है। तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि अनेक राज्य और अनेक प्रकार के लोग यहाँ पर उत्पन्न हो जाए, इससे हिंदुस्तान कमजोर होगा। आखिरी सवाल से पहले एक सवाल लेते हैं। राहुल गांधी पूरे देश भर का भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कि नफरत को मिटाएंगे, बेरोजगारी को मिटाएंगे और एक अच्छे माहौल में देश को लेकर। भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के बारे में क्या कहते हैं, इस यात्रा के बारे में? देखिए, किसी को अपना प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि राजीव गांधी ने, राहुल गांधी और कांग्रेस के हाथों में कर रहा है, करीब करीब 60 वर्ष से ज़्यादा ही रहा है ये देश। और प्रगति हुई है, विकास हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत सी कमजोरियां और कमी भी आई है, जिसके चलते हम यही कह सकते हैं कि अपना भूल को सुधार करके आगे बढ़ने की अगर कार्रवाई वो करते हैं, जनता से संपर्क करके आगे बात कर रहे हैं, तो उनकी अपनी बात है, पॉलिसी है, उसको हम कैसे कहें कि खराब है। वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान में आज जो कुछ भी गड़बड़ी है, तो अच्छाई के साथ साथ कुछ गड़बड़ी भी कांग्रेस के लोगों ने किया है, जिसके चलते आज बहुत सी बातें हम लोग भोग रहे हैं। और इस चीज़ को वर्तमान सरकार को मिटाना चाहिए, और न मिटा करके ये भी दूसरे तरफ जा रहे हैं, जिससे महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चरम सीमा पर, करप्शन, ये सब चरम सीमा पर आ रहा है, और जिसके चलते हिंदुस्तान में के लोगों में आपस में कहीं न कहीं मनमुटाव की बातें भी आ रही हैं। आखिरी सवाल लेते हैं कि 2004 बिहार तो सियासत का केंद्र बिंदु रहा है और ऐसी सूरत हाल में नीतीश जी ने हर हालत बोला कि हम लोग बीजेपी को भारत मुक्त करेंगे, 24 में परिवर्तन की लहर लेकर आएंगे और देश बदलेगा, राज्य बदलेगी और बीजेपी सत्ता से मुक्त हो जाएगी। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या वाकई में 24 में जो बिहार जो देख रहा है, नीतीश कुमार जी देख रहे हैं, आप अलायंस में, महागठबंधन देख रहा है, वाकई में परिवर्तन 24 में होने जा रहा है? हम तो ऐसा समझते हैं जी। और नीतीश कुमार मंजे हुए राजनीतिक हैं और आज 18 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। और हम मानते हैं कि बहुत आजकल जो जाति पाति की बात आती है, वैसा कोई उनका आधार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर वो काम कर रहे हैं और 18 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं। वैसी परिस्थिति में उनको अनुभव है, अनुभव के आधार पर बातें बोलते हैं कि भाई किस पार्टी से देश को घाटा हो सकता है, तो हम उनके बातों से सहमत हैं। रही बात एक कि अब इसमें भाजपा
रिस्पॉन्सिबल हो सकती है या फिर अन्य लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ये तो आगे की बात है। लेकिन नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं उसमें कहीं न कहीं दम है और वो देश हित और राज्य हित में बात कर रहे हैं। आज आप कलकत्ता हैदर साहब की दावत पे आए हैं, कैमरामैन उधर भी देखा है, और आज के इस प्रोग्राम के बारे में हैदर साहब हमेशा आपके पार्टी के लिए लड़ते हैं, बंगाल के इंचार्ज है, और राजद सिद्दीकी साहब भी पूरा मामला देख रहे हैं। तो इन लोग के बारे में क्या नसीहत करना चाहते हैं, पार्टी को किस तरीके से आगे ले जाएंगे? हिंदुस्तान अवामी मोर्चा जो सेकुलर है, जो देश हित में पूरा काम करना चाहता है, दलितों को, गरीबों को, सबको मिला के रखना चाहता है। देखिए, अपने कार्यकर्ता अपने हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का जो संगठन हुआ, सिर्फ और सिर्फ जीतन मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए 9 महीना में उन्होंने जो काम किया और उस काम की चर्चा आज समूचे हिंदुस्तान में होती है। और ऐसा मानना है कि अगर उन सारे मुद्दों को जिसको उन्होंने कैबिनेट में पास किया था और इम्प्लीमेंट करने की बात थी, और उसी के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का गठन हुआ और उसी को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। तो बंगाल में हैदर साहब हैं या सिद्दीकी साहब हैं और लोग हैं, ये सबको टास्क दिया गया है कि यहाँ युवाओं के लिए, यहाँ बेरोजगारी के लिए, यहाँ महिलाओं के लिए, SC STs के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए जो हमारा कंसेप्शन है, उस कंसेप्शन को गांव-गांव लोगों में बढ़ावें, सदस्यता अभियान चलावें और चला करके हजारों का के लाखों सदस्य बनावें, जो आगे के चुनाव में अपना पंचायत इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है, अहम भूमिका अदा करें और उसके मार्फत से फिर समाज में वो जो कानून हम लोग पास किया था उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करें। इसलिए ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और सिर्फ यहाँ ही नहीं है, हम लोग झारखंड में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहे हैं, इवन गुजरात में भी मेरा संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो बिहार तो है ही है। तो कहने का मतलब कि सभी गरीब तबके के लोग और जो अच्छे सोच समझ वाले लोग हैं, वो सब सोचते हैं कि 9 महीना में जो 34 कार्यक्रम किया जीतन मांझी ने, वो समाज हित में है, राज्य हित में है, देश हित में है, उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, लोगों से बात करते हैं और हम समझते हैं कि जनता में बड़ा अच्छा मैसेज आ रहा है। ये अलग बात है कि वोट में परिणत होता है कि नहीं होता है, लेकिन जनता की तरफ से बहुत काफ़ी स्वागत होता है उन मुद्दों को, उन बातों को। बहुत बहुत शुक्रिया जीतन मांझी जी। जीतन मांझी जी हमेशा सच बोलते रहते हैं मीडिया के सामने। जब जब लगता है कि देश में कहीं ना कहीं गलती हो रही है तो उसको बड़े पैमाने पे उजागर भी करते हैं। दलितों के लिए आप तो रामविलास जी हमारे सामने में नहीं, उस जमाने से जीतन मांझी जी काम कर रहे हैं, तो एक आशा, एक उम्मीद है और लोगों से अपील भी करते हैं कि हम देश हित में, मुल्क हित में, जनता के हित में, गरीबों के हित में काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम एक बार तहे दिल से अपने चैनल सरप्लस न्यूज लाइव की